देंगे एक बार। हाँ ठीक है, यहीं पे पहले कोड बताना कि करिए, आप साथ-साथ समझा सकते हैं, ये कोड तो सबको यहाँ से बल्कि ज़्यादा समझ आएगा। चलो सही है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल हुआ था कि हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन और इंस्ट्रक्शन में क्या फ़र्क है? तो देखिए, इंस्ट्रक्शन में हम अपना पर्सोना डिफाइन कर रहे हैं अपने एजेंट का, जो हमने स्पेनिश एजेंट बनाया है ना, तो इसका पर्सोना डिफाइन कर रहे हैं। और उसके बाद जब हम हेड ऑफ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो हेड ऑफ डिस्क्रिप्शन हम ये बता रहे हैं कि हमारा ये जो एजेंट जाएगा दूसरे के पास, तो उसको एक्सपर्टीज़ दिखाएगा ये वाली। क्लियर है? हमारी एक्ट है। इसी तरीके से जब हम उसको हैंड ऑफ कर रहे हैं, दूसरे एजेंट के पास भेज रहे हैं, तो दूसरे एजेंट को भी तो बताना है ना कि इसकी एक्सपर्टीज़ ये है। तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन। सही, ठीक है। उबैद भाई आप भी थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। मेरे ख्याल से उबैद भाई म्यूट हैं, उनको सुनाई नहीं दे रहा आवाज़। आप जल्दी से कोड कर लें, तो फिर हम इसको दोबारा से रिपीट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये कॉल हो गया है और यहाँ पे कोई एरर भी नहीं आया हमारे पास, लेकिन कुछ प्रिंट नहीं हुआ, तो कौन बताएगा ये प्रिंट क्यों नहीं हुआ? हालांकि मैंने यहाँ पर फाइनल आउटपुट को प्रिंट भी करवाया है। जी सबको आता है ना? अभी मैंने मैसेज में देखा कि सब कह रहे थे कि आता है, तो बताएं आप। कोड दिखाएं एक बार। अच्छा, ये एसिंक आईओ का इशू जी है। बिल्कुल आ गया सामने, ठीक है। ठीक है, हमने एसिंक्रोनस बना दिया है, तो फिर उसको रन भी इसी तरह से करना होगा। बिल्कुल ऐसे ही। जब तक हम इसको, अच्छा इसके बारे में किसी को पता है ये क्या है? जब हम कोई अपने फाइल को एसिंक्रोनस बनाते हैं, अपने फाइल को या उसके अंदर किसी भी मेथड या फंक्शन को, तो उसको रन करने के लिए हमें एक एसिंक आईओ को इंपोर्ट करना होता है, जो बाय डिफॉल्ट पाइथन में होता है ऑलरेडी मॉड्यूल। उसको इंपोर्ट करके एसिंक आईओ डॉट रन करके फिर उसके अंदर हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। बेसिकली हम अपने एसिंक्रोनस फंक्शन को एसिंक आईओ से रैप करते हैं, तो फिर वो एसिंक्रोनसली चलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही, ऐसे ही। अच्छा यहाँ पर ये देखिए हमारा रिस्पॉन्स आ भी गया है। अच्छा अब यहाँ पर आप देखें और मुझे चैट में बताएं, क्योंकि सबको आता है, तो मुझे यहाँ पर चैट में बताएं कि फाइनल रिस्पॉन्स किसने दिया। मतलब हमारे पास इस कंडीशन में 3 एजेंट्स हैं, अब तीनों एजेंट्स में से आंसर किसने दिया ये बताएं, क्योंकि आंसर तो प्रिंट हुआ है, लेकिन ये दिया किसने, कौन से एजेंट ने? आपने कौन से लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करवाया? फ्रेंच में आई थिंक। जी फ्रेंच में। फ्रेंच में, तो ये फ्रेंच वाला एजेंट कॉल हुआ है। फ्रेंच वाला, बाकी सब भी यही कह रहे हैं। आप फाइनल आउटपुट ना रखें यहाँ पर, लेकिन लास्ट एजेंट तो आपको पता चल जाएगा और हमें भी फायदा हो जाएगा आप समझाने। जी बिल्कुल, मैं यही कहने वाली थी कि हम यहाँ पर प्रिंट भी करवा के देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कौन सा एजेंट या फिर किस एजेंट ने हमें रिस्पॉन्स किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है, हम जो हमने रिजल्ट का वेरिएबल बनाया है उसके आगे अगर हम डॉट लगाएं तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक होगा लास्ट एजेंट, ठीक है, और लास्ट एजेंट में देखें हमारे पास आ गया कि फाइनल रिस्पॉन्स कौन सा आया है और लास्ट एजेंट कौन सा है हमारे पास, फ्रेंच। ठीक है, अब हम इसको एक दफा दोबारा भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं फ्रेंच की जगह स्पेनिश कर दूं
तो फिर कौन रिस्पॉन्स देगा? स्पेनिश एजेंट, ठीक है, और उसने भी इसको कर दिया। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? किसी को भी कोई भी सवाल है? क्योंकि यहाँ पर ना सारे एक्सपर्ट लोग नहीं बैठे हुए, यहाँ पर बहुत सारे लोग बिगिनर्स भी हैं जिनको मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक उनको LLM एजेंट भी क्लियर नहीं होगा। तो इस मीट का मकसद सिर्फ उन लोगों के मसले सॉल्व करना था जिनको क्लास में कुछ चीजें समझ नहीं आती, क्योंकि जिनको क्लास में ऑलरेडी समझ आ रहा है उनको तो ये क्लास लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर किसी को मुश्किल आ रही है तो उसके लिए रखा है हमने, ताकि उसका जो भी सवाल हो या जो भी क्वेश्चन हो वो पूछ सके। वालेकुम अस्सलाम। ये एक थोड़ा सा ब्रेक हो रही थी तो ये मुझे समझ में नहीं आया, आपको एजेंट बना है फिर इनको कॉल किया है, थोड़ा सा रिव्यू दे दीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब मुझे बता दीजिएगा, आपको यहाँ तक तो क्लियर है ना? ये तो पहले वाला कोड है सारा हमारा। यहाँ आपने तीन जो एजेंट बनाया ना, इसका रिव्यू दीजिएगा। ये आपने जी जी ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक पहले मेन एजेंट बनाया, ठीक है, और ये तो सबको पता है कि उसके अंदर हम नेम पास करते हैं, इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं, इतना हमने लास्ट क्लास तक देखा था। उसके बाद यहाँ पर मैंने दो और एजेंट बनाए, एक स्पेनिश एजेंट है और एक जो हमारे पास फ्रेंच एजेंट है, ठीक है। ये दो एजेंट हमने बना लिए। अब हमने इन दोनों एजेंट्स के अंदर आप देखें नेम और इंस्ट्रक्शन, ये दोनों चीजें पास की हैं, लेकिन उसके अलावा एक और चीज पास की है और वो है हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन। ये हम तब पास करते हैं जब हम अपने मेन एजेंट को किसी दूसरे एजेंट को हैंड्स ऑफ करना चाह रहे थे कोई काम, ठीक है। अब जो स्पेनिश एजेंट के नाम से पता चल रहा है कि ये स्पेनिश का एजेंट है, और यहाँ पर फ्रेंच एजेंट के नाम से पता चल रहा है कि ये फ्रेंच एजेंट है, ठीक है। तो हमने इसके अंदर हैंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन पास कर दी है, इसलिए पास की है ताकि जो है जब हमारा एजेंट, ये वाला एजेंट हमारा ट्रायल एजेंट उसको हैंड्स ऑफ करे तो ये डिस्क्रिप्शन से मैच हो सके और उसको पता चल जाए कि मैंने क्या करना है या मेरे पास किस तरह का काम आया है, ठीक है। और यहाँ पर अपने मेन एजेंट के अंदर हमने एक नई चीज पास की है और वो है हमारा हैंड ऑफ। हैंड ऑफ्स के अंदर हमने क्या किया है, ये हमारे पास एक एरे लिस्ट होती है। लास्ट क्लास में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। ये हमारे पास क्या होती है, अगर किसी को याद हो तो फील्ड का एक पैरामीटर होता है जो कि लिस्ट के लिए यूज होता है, तो वो क्या था हमारे पास, किसी को याद है? मैंने कहा था कि जैसे देखिए ना, इस एजेंट की लिस्ट अलग है, अब मैं कोई नया एजेंट बनाऊं उसके अंदर भी लिस्ट पास करूं तो वो अलग होगी, उसके हैंड्स ऑफ अलग एजेंट होंगे, इसके हैंड्स ऑफ अलग एजेंट है। तो ये किस तरह से हो रहा है हमारे पास, फील्ड, जी फील्ड तो है लेकिन फील्ड के अंदर एक पैरामीटर है, फील्ड के अंदर एक पैरामीटर लास्ट क्लास में बताया था डिफॉल्ट फैक्ट्री, वो सेट होता है। उसके थ्रू क्या होता है कि चाहे यहाँ पर इस एजेंट की जगह और भी एजेंट्स हो सकते हैं और उनके अंदर भी हम जो है वो हैंड्स ऑफ करवा सकते हैं ना, तो सबकी लिस्ट अलग अलग रहे उसके लिए हमने डिफॉल्ट फैक्ट्री को पढ़ा था, तो यहाँ पर हमने उसकी इंप्लीमेंटेशन देख भी लिए। तो यहाँ पर क्या किया है देखें, तीनों में नेम इंस्ट्रक्शन नेम इंस्ट्रक्शन नेम इंस्ट्रक्शंस ये सब सेम है। इसमें हैंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन है, इसमें भी हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन है, और इसमें सिर्फ हैंड्स ऑफ है क्योंकि ये मेन एजेंट है। ये सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारा रनर के पास से जाएगा वो इसके पास जाएगा, ये देखेगा कि इसको किसको ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर पहले हमने पूछा था स्पेनिश के बारे में या फ्रेंच के बारे में, तो इसने फ्रेंच को दे दिया, फिर स्पेनिश पूछा तो उसने स्पेनिश एजेंट को हैंड ऑफ कर दिया, ठीक है। बस ये इतना सही। अच्छा, इसको हमें क्लास में असाइनमेंट मिला था जो मल्टीपल एजेंट्स बनाने थे, तो अब ये कोड यही है, इसी को आप जिस तरह बना सकते हैं, अगर समझ आ गए तो इजीली कर लोगे। जो क्लास का असाइनमेंट था मल्टीपल एजेंट्स वाला, हाँ, अगर किसी को समझ आ गया, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक है ओपनएआई एजेंट्स एसडीके की हैंड्स ऑफ करवाना। देखिए हमने वैसे भी जो है वो रियल लाइफ में भी एग्जांपल देखी है ना कि जब हम टीम वर्क करें तो ज्यादा अच्छा होता है। तो जब एजेंट्स, काफी सारे एजेंट्स मिलके काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, बजाय इसके कि एक ही एजेंट सारे काम करे। नाफे, आप सवाल पूछें। तो हमारा कौन सा एजेंट हमें रिप्लाई कर रहा है? हाँ, ये आप यहाँ पर देख सकती है ना, देखें। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल भी आता है। यहाँ पर ना जब हमारा एजेंट किसी एजेंट को हैंड ऑफ कर रहा होता है ना, तो वो ये चेक करता है कि पहला क्वेश्चन क्या है और वही एजेंट आंसर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें तो पहला सवाल क्या है, स्पेनिश, तो कौन सा एजेंट रिप्लाई करेगा? यहाँ पर मैंने प्रिंट भी करवा के दिखाया आपको कि रिजल्ट के अंदर से हम लास्ट एजेंट का नेम निकाल सकते हैं कि लास्ट एजेंट वो होता है जो हमें फाइनल रिस्पॉन्स देता है, फाइनल आउटपुट देता है। तो यहाँ से लास्ट एजेंट कौन सा होगा? स्पेनिश एजेंट ही होगा, क्योंकि हमारा कौन सा एजेंट हैंड्स ऑफ हो रहा है यहाँ पर? स्पेनिश,
ठीक है। और अगर यहाँ पर मैं फ्रेंच कर दूं तो जैसे सबने बताया था कि लास्ट एजेंट कौन हो जाएगा, फ्रेंच, वो हमने यहाँ पर देखा भी था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस केस में लास्ट एजेंट स्पेनिश है और थोड़ा सा ऊपर करें यहाँ पर तो लास्ट एजेंट हमारे पास फ्रेंच आया था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल, कौन है जो इस बात का जवाब देगा कि यहाँ पर अगर मैं दोनों ही पूछ लूं उसको कि स्पेनिश में भी एंड फ्रेंच में भी तो क्या होगा। आपको ये बात तो मालूम होगी, जिनको आता है उनको तो वाकई ये बात मालूम होगी। और अच्छी बात है अगर कोई और भी इसमें ऐड करे अपनी नॉलेज। जो पहले आपने नाम दिया है वही रिप्लाई करेगा पहले। फिर दूसरे का आंसर आ जाएगा, ऐसे ही। मुझे पता नहीं है, मैं बोल रही हूँ शायद ऐसे ही होगा मे बी के जो पहले नाम दिया वो पहले रिप्लाई करेगा और लास्ट में क्योंकि आपने एजेंट का नाम जो दिया है वो लास्ट में रिप्लाई देगा। सही है। तो आप कह रही हैं कि पहले मैंने हेलो इनटू स्पेनिश किया तो पहले स्पेनिश आएगा, फिर उसके बाद हमारे पास आएगा फ्रेंच एजेंट, ठीक है। अच्छी बात है, आपने अपनी राय दी, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। हम देख लेते हैं। अच्छा, अब हम उसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। क्या हुआ यहाँ पर, हमारा सिर्फ एक ही एजेंट कॉल हुआ है और वो है स्पेनिश एजेंट, सिर्फ एक एजेंट ने रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है। तो हैंड्स ऑफ का ये रूल है कि जब भी हम किसी एजेंट को हैंड्स ऑफ करेंगे तो जिसको जो मतलब जो यूजर सबसे पहले सवाल करेगा उसी एजेंट को हैंड्स ऑफ हो जाएगा और वहीं पे हमारा लूप। जी हेलो जी, क्या पता हमारे पास दोनों एजेंट कार हुए हैं, जो लास्ट हुआ है वो स्पेनिश हुआ है। ये रहा ना लास्ट एजेंट का नाम। हाँ, तो पहले जो है ना फ्रेंच का हुआ, उसके बाद लास्ट में ये हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए मेरी बात सुने, अगर किसी को आपका सवाल मालूम ही नहीं है तो वो सवाल सुनने से पहले जवाब दे सकता है, ये बताएं आप। सवाल सुने बगैर, सवाल सुनने से पहले ही वो आंसर कर सकता है आपको कोई भी इंसान, या आप किसी को कर सकते हैं कि सामने वाले का सवाल सुना ही नहीं और आप उसको जवाब दे दो, नहीं ना। हाँ सही सही। जी, अगर आप ओपिनियन एजेंट्स एसडीके की डॉक्यूमेंटेशन पढ़े ना तो यहाँ पर वहां पर मेंशन है कि ओपिनियन एजेंट्स एसडीके ऐसे ही वर्क करता है। देखें, वो सबसे पहले यहाँ पर हमारा एलएलएम आएगा, इसको पढ़ना स्टार्ट करेगा, उसने पढ़ा हेलो लिखा हुआ है और इनटू स्पेनिश आया है, तो फिर ये क्या होगा, ये लूप चलेगा और यहाँ पर हमारे ट्राई एजेंट के पास जाएगा, ठीक है। हमारा ट्राई एजेंट चेक करेगा यहाँ पर कि मेरे पास स्पेनिश एजेंट अवेलेबल है, अगर है तो वो जल्दी से उसको टास्क क्या कर देगा, हैंड्स ऑफ कर देगा। जैसे ही उसको टास्क हैंड्स ऑफ हुआ, उस केस में क्या हुआ, अब हमारा ट्राई एजेंट का काम खत्म हो गया। अब ये बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकता, अब सिर्फ और सिर्फ अगर कोई काम करेगा तो वो है हमारा स्पेनिश एजेंट, ठीक है, क्योंकि हैंड्स ऑफ ही उसके कर दिया गया ना, काम ही उसको दिया। जैसे मैंने बताया कि क्लाइंट आया, उसने मुझसे बोला कि वेबसाइट बनवानी है, मैंने बोला आप किसी और से बनवा लें, तो अब क्लाइंट बार बार मेरे पास थोड़ी आएगा, वो तो बस उसी के पास चला गया, मैंने उसको उसका नाम बता दिया, वो उन दोनों ने आपस में बात की, बस उसके बाद वो मेरे पास थोड़ी आएगा, वो तो आपस में, और वही उनको काम करके देगा, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर ये जो ट्राई एजेंट है, अब इसका कोई लेना देना नहीं, यहाँ पर जो भी हमारा लास्ट एजेंट होगा वही रिप्लाई करेगा, जो भी सवाल पहले होगा, आप बल्कि ये समझे जो भी सवाल पहले हुआ है वो रिप्लाई करेगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, देखिए मैं फ्रेंच को पहले कर देती हूँ, ठीक है, अब मैं इसको कॉल करवाती हूँ। अच्छा, एक और चीज, ठीक है, अब सही है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज, आप इसको देख के मत समझ जाइएगा कि हैंड्स ऑफ हो रहा है तो पहले यहाँ पर स्पेनिश लिखा हुआ है तो स्पेनिश को हैंड्स ऑफ होगा, उसके बाद फ्रेंच आंसर नहीं करेगा, या पहले मैं यहाँ पर फ्रेंच लिख दूं, तो ऐसा कोई मतलब ऐसी कोई लॉजिक नहीं है। हम सिर्फ यहाँ से देखते हैं, इनपुट से देखते हैं कि इनपुट में पहला सवाल क्या आया है। पहला सवाल अगर फ्रेंच है तो फ्रेंच एजेंट रिप्लाई करेगा, पहला सवाल अगर स्पेनिश है तो स्पेनिश करेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, अब होना तो ऐसे ही चाहिए, ठीक है। तो हमारा एजेंट कौन हो गया, फ्रेंच। अब यहाँ पर ट्राई एजेंट का कोई नाम आया नहीं, यहाँ पर स्पेनिश एजेंट का कोई नाम आया नहीं, यहाँ पर सिर्फ फ्रेंच एजेंट का नाम आया, क्योंकि लास्ट एजेंट मतलब कि जिसने लास्ट में एलएलएम को रिस्पॉन्स भेजा है वो हमारा फ्रेंच एजेंट था, ठीक है। सही, क्लियर है सबको। अच्छा मैम, मेरा एक सवाल है जी मैम, अगर हमें लाइक 100 एजेंट्स चाहिए जो अलग अलग गोल्स पे काम करें, लेकिन
उनका बिहेवियर सिमिलर हो तो क्या एक एफिशिएंट डिजाइन पैटर्न एग्जिस्ट करता है, लाइक वो उनका बिहेवियर सेम हो मतलब मैम के बिहेवियर उनका जो है ना वो सिमिलर हो, और जो है ना लाइक आपने जैसे अभी बनाया मल्टीपल एजेंट, 2 एजेंट्स बना दी, अगर फॉर एग्जांपल मुझे 100 एजेंट्स बनानी है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मेरा, बहुत सारे एजेंट्स चाहिए, तो इसके लिए कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि हम कोई ऐसी वो की तरह के क्लास बना दें, उसका इंटेंस बना के कोई मतलब जैसे कोड को कम करने के लिए? कोड को कम करने के लिए आप कह रहे हैं कोई ऑल्टरनेट, ऐसे ही? अच्छा मैं बताऊं इसका क्लोन का मेथड। जी बोले। डॉट क्लोन का मेथड शायद आपको मैं वो पता होगा, उसका बता दें। डॉट क्लोन का मेथड से आपका कोड कम हो जाएगा और एजेंट जितने एजेंट बनाने आप बना सकते हैं। अच्छा ठीक है, जी बिल्कुल ऐसा ही डॉट में ये होता है कि आपने एक बना दी तो उसको उसके सिमिलर कॉपी करते जाएं और जस्ट आपको के अलावा कुछ चेंजेस चाहिए होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बस उसमें जो आपने मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज करना होगा, जैसे थोड़ा सा बिहेवियर तो आपको चेंज करना पड़ेगा, जैसे बात एजेंट्स अलग है, तो बस आप वो बता दें वहां पर, बाकी जैसे ये नेम और इंस्ट्रक्शन बस क्लोन, जबकि फंक्शन टूल भी यही काम करता है। हैंड्स ऑफ और दोनों अलग अलग है। हाँ सही है, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है, हाँ बिल्कुल सही है सवाल। अच्छा अभी जैसे आप ये बताएं, आपको हैंड्स ऑफ बिल्कुल सही से समझ आ गया ना कि हमारा जो मेन एजेंट है वो चेंज हो जाता है, वो बीच से एक तरह से रिप्लेस हो जाता है, हम हैंड्स ऑफ करते हैं, ठीक है इतना समझ आ देते हैं, समझ आएगा। अच्छा पहले ना किसी का सवाल है शायद, ये राज भाई शायद ये जी जी आप पूछें उनका। नाफे अगर वो इनका भी है नाफे। जी जी आप सवाल पूछें इसका भी। आपकी आवाज सही नहीं आ रही, आपकी वॉइस नहीं आ रही सही। आपने ये जो 59 में इफ कंडीशन लग ये मुझे तो नहीं आ रही है, ये थोड़ा सा डिफाइन कहाँ करते पर? हैं 59 में 59 में इफ कंडीशन नीचे होगी वो एसिंग का ही हो वो वाली, ये वाली ये कौन समझाएगा? असल में ये कंडीशन इसलिए लगा है कि जब हम फाइल को रन करते हैं ना, कोई भी फाइल को, तो ये चेक करता है कि उस फाइल का नेम क्या है। जैसे इसमें मेन है, मेन मतलब क्या है, इस फाइल में जो मेन फंक्शन है उस फंक्शन को चेक कर रहा है। और फिर हमने देखा कि इस फाइल के अंदर मेन फाइल के अंदर हमने कौन से फंक्शन को कॉल करवाई है। तो जो एसिंक आईओ डॉट रन के अंदर रैप किया हुआ है मेन, ये उस फंक्शन को कॉल कर रहा है। बेसिकली हम इस फाइल को चलाने के लिए, रन करने के लिए वो वाली कंडीशन लिखकर रन कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा एक और मैं भी समझा दूं, यहाँ पर आप देखें, अगर हमने यहाँ पर जो फंक्शन बनाया है वो मेन है, ठीक है, अब मैं इस फंक्शन को इंपोर्ट भी तो करवा सकती हूँ ना किसी और फाइल में, हमने पढ़ा था मॉड्यूल्स के बारे में, तो मैं इसको अगर किसी और फाइल में मैं इसको इंपोर्ट करवाऊं और यहाँ पर मैं ये ना लिखूं, बल्कि यहाँ पर मैं डायरेक्ट, हमने क्या सीखा था, हम डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं और मेन को इस तरह से कॉल करवा देते हैं, ऐसा ही है ना। तो अगर मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे कॉल करवा दूं ना, फिर मैं कहीं किसी भी जगह इसको इंपोर्ट करवाऊं, ठीक है, फिर जब जब मैं जहां जहां ये मेन फाइल होगी ना, वहां जितनी भी फाइल्स के अंदर ये मेन फाइल, ये मेन फंक्शन मैं इंपोर्ट करवाऊंगी, सब जगह ये कॉल हो जाएगा। आपको समझ आ रही? देखिए जैसे ये इस फाइल में, हैंड ऑफ की फाइल में, अगर मैंने इसको किसी और फाइल में इंपोर्ट करवाया, अब मैंने फंक्शन को कॉल किया, जैसे ही मैंने मेन को कॉल किया तो इस फाइल के अंदर का कोड भी कॉल हो जाएगा, उस फाइल के अंदर भी कॉल हो जाएगा, मतलब जहां जहां ये यूज किया गया है सब जगह कॉल हो जाएगा। हालांकि हमें सब जगह कॉल नहीं करवाना, हम सिर्फ जिस फाइल पर काम कर रहे हैं हमें उसी के अंदर काम करना है, सही है। तो उससे बचने के लिए
बनाते हैं ना तो पाइथन इसका बाय डिफॉल्ट नेम मेन रख देता है। तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि भाई ये इस फाइल का कोड तब चले अगर वो नेम जो है वो मेन के इक्वल हो। अगर नेम मेन के इक्वल हो तो यहाँ पर इस फाइल के अंदर कोड चले। अब हम इसको जहां भी इंपोर्ट करवाएंगे ना वहां पर इसका नाम हो जाएगा फाइल नेम। जैसे यहाँ पर मेन लिखा हुआ है ना तो वहां पर जी कोई सवाल, तो वहां पर इसका नाम जो है वो फाइल नेम आ जाएगा। ठीक है, इसलिए कर थैंक यू। फंक्शन टूल में और हमारे पास जो है वो हैंड्स ऑफ में क्या करके। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं सिंपल सा टूल बनाया है। अब यहाँ पर देखने को तो मैंने सिंपल सा एक फंक्शन बनाया है, ऐसे ही हम बनाते हैं और मैंने इसको एसिंग बना दिया। ठीक है, नाम रखा है इसका गेट वेदर। इसके पैरामीटर्स मेरे पास हैं, एक सिटी है, ठीक है, और सिटी की वैल्यू होगी एस्टार, रिटर्न भी एसटीआर करेगा। अच्छा यहाँ पर एक प्रिंट भी करवा दिया ताकि पता चल जाए गेट वेदर कॉल हो भी रहा है या नहीं, और यहाँ पर मैंने इसको रिटर्न करवा दिया। अब यहाँ पर ये जो डेकोरेटर लगाया ना इससे क्या होगा, हमारा ऑटोमेटिकली ये फंक्शन जो है ये टूल में बदल जाएगा। अब टूल में बदल जाएगा, क्यों बदल जाएगा, क्योंकि हमें अपने मेन एजेंट के अंदर हम इस फंक्शन को एज अ टूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें पहले इस फंक्शन को टूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फंक्शन टूल। सही है, अब यहाँ पर हम चलते हैं और यहाँ पर हम जो है वो इनपुट में, क्योंकि इनपुट तो इसके बाद अब यहाँ पर हम लिख देते हैं टेल मी द न्यूयॉर्क नहीं, कराची करवाया। लास्ट एजेंट स्पेनिश हो रहा था, यहाँ पर अगर फ्रेंच था लास्ट एजेंट फ्रेंच हो रहा था। अब यहाँ पर है हमारे पास फंक्शन यानी कि टूल यूज हो रहा है हमारे पास। अब देखते हैं हमारा लास्ट एजेंट क्या होता है। लास्ट एजेंट तो ट्राई एजेंट ही होगा, उसने उसको टूल को कॉल किया तो वेदर टूल कॉल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी बात है। देखिए अब यहाँ पर यही मैं समझाना चाह रही थी। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो पता चल गया कि हाँ भाई हमारा जो हमने टूल बनाया है, फंक्शन बनाया है, वो कॉल हुआ है। उसके बाद उसने रिस्पॉन्स भी दे दिया कि द वेदर इन कराची इज सो गुड, जो हमने ऊपर इसको प्रिंट करवाया था। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए उसने वही रिटर्न कर दिया। अच्छा एक्चुअल में ये वेदर तो नहीं है ना, आप वेदर जब आप बनाए जो लास्ट हैंड्स ऑफ करने में दो फर्क है। एक तो ये कि जब हम हैंड्स ऑफ करेंगे तो एजेंट ही कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, जिस एजेंट से सवाल पूछेंगे वही एजेंट जवाब देगा। लेकिन अगर हम किसी फंक्शन को एज अ टूल इस्तेमाल करेंगे या फिर एजेंट को ही एज अ टूल इस्तेमाल कर लेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारा जो रिस्पॉन्स होगा, जो रिप्लाई होगा, वो मेन एजेंट जो स्टार्टिंग एजेंट है वही देगा। ठीक है, उसमें यानी कि यूजर को ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ से आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, बस सामने एक यानी कि एक इंसान है, वो जो ट्राई एजेंट है वो ही रिप्लाई करेगा। और बैकएंड पे हालांकि लॉजिक कुछ और चल रही है, बैकएंड पे आंसर कोई और ही दे रहा है। ठीक है, बस यही फर्क है इन दोनों में। क्लियर है? कॉलिंग फंक्शन जो आपने पहले बताया कि एक एक करके रिप्लाई करेगा, हम वो यूज करते हैं जी। आपने जो पहले हमें मेथड बताया कि हम जिसको कॉल करेंगे वही रिप्लाई करेगा, ठीक है, और अभी आपने हमें बताया टूल कॉलिंग फंक्शन, तो हम यूज क्या करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी? देखें अगर आपका टास्क तो मतलब इस तरह आपके उस पर डिपेंड करता है ना यूज केस पे कि यूज केस क्या है। बाज दफा हमें ना चीजों को सिर्फ और सिर्फ ना फंक्शंस के जरिए हम हैंडल कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स हमें चीजों को ऐसे हैंडल करना पड़ता है कि अगर रिस्पॉन्स कोई भी दे तो लास्ट में हमारे पास एजेंट हो, क्योंकि देखिए एजेंट का बिहेवियर ना बिल्कुल इंसानों की तरह होता है। अगर मैं इस एजेंट से हेलो हाय ऐसी भी कोई बात करती हूँ तो वो रिप्लाई करेगा, वो ऐसे नहीं बोलेगा कि नहीं मैं ऐसा नहीं करता, या फिर एक लफ्ज भी नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मैं ये टूल कॉल करती हूँ ना तो टूल कॉल के अलावा मैं कोई और भी सवाल करती हूँ तो ये उसका जवाब नहीं देगा। तो टूल कॉल उस केस, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ईमेल एजेंट बनाया, सही है, और ईमेल एजेंट के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले अपनी ईमेल को फैक्ट भी करवाना पड़ेगा, सही है, फिर उसको रिप्लाई करवाना पड़ेगा, सही है, फिर उसके बाद अगर उसको मैं कैटेगराइज करवाना चाह रही हूँ तो मुझे कैटेगराइज भी करवाना पड़ेगा कि बताओ अर्जेंट है या नहीं है। तो इन सब के लिए अगर मुझे जो है अपनी ईमेल की एपीआई की चाहिए कुछ भी, तो मैं उसको अपने सिंपल इस
फंक्शन के थ्रू गेट करूंगी या फिर इस फंक्शन टूल के थ्रू गेट करूंगी, सही है। लेकिन अगर कोई टास्क ऐसा है जो कि हम चाहते हैं कि मतलब कि एक इंसान की तरह रिस्पॉन्स आए, इंसान मतलब ऐसा यूजर को फील ना हो कि जैसे कोई मशीन आंसर कर रही है, तो उस सूरत में, उस केस में हम जो है वो एजेंट यूज करेंगे, ठीक है। सही। अच्छा, इसमें ऐसा भी Tools तो हो आपने सकता है ना देखे कि भी होंगे। एजेंट्स जो हम कॉल कर रहे हैं तो एजेंट सिर्फ वो हमें रिस्पॉन्स करेगा लेकिन कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, और टूल से हम एक्शन परफॉर्म भी करवा सकते हैं। इसका सिंपल जवाब ये है कि जो एलएलएम में डेटा है ना, उसको हम एजेंट के थ्रू कन्वर्ट करा सकते हैं। जैसे एक मैथ का टीचर हो गया, एक फिजिक्स का हो गया, ऐसे ऐसे जो एलएलएम में चीजें पड़ी हैं ना, उसको हम एजेंट के जरिए कॉल करा सकते हैं। बाकी जो वेबसाइट टूल से एक एक्स्ट्रा पावर आ जाती है एजेंट्स के पास। जैसे कोई न्यूज आ रही है, कोई नई चीज आ रही है वेबसाइट पे, तो उसको तो नहीं पता ना एलएलएम को तो क्या चीज है, तो वो हम एपीआई मतलब ऐसा कि एलएलएम हम एज अ ब्रेन यूज कर रहे हैं और फिर हम उसके बेस पे कोई एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए टूल यूज कर रहे हैं। क्या ऐसे ही चैट जीपीटी पे देखा भी होगा, रीजनिंग अगर करवानी है नीचे हाँ, वो रीजनिंग करवाना है तो वाला देखा होगा। सही। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर हमारे एलएलएम के पास अगर हम कोई एक्सटर्नल डेटा गेट करना है, मतलब बाहर का डेटा आपको कुछ गेट करना है, तो क्या आपको एलएलएम के पास नहीं है तो उसके लिए हम टूल यूज करेंगे। करंट डेटा हमारे एलएलएम के पास नहीं होता, फिर सर्च वेब यूज जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो में जो चीज एलएलएम के पास नहीं है ना, उसके लिए हम फंक्शन टूल यूज करेंगे, जैसे कि उसको एपीआई का डेटा लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमें कोई एक्सटर्नल डेटा गेट करना होता है तो फिर हम टूल्स के जरिए कर सकते हैं, ठीक है। ये इसलिए सही। देखिए सिंपल है, वो हमारा एक्शन परफॉर्म करता है, वो चाहे टूल यूज करके करे या कुछ भी करे, वो हमारा एक अलग टॉपिक होता है। लेकिन एलएलएम जो होता है वो डिसीजन लेता है। क्लियर है सबको या कोई और सवाल है? किसी ने कंप्यूटर टूल ट्राई देखा है? कंप्यूटर टूल मैंने किया, यूज तो नहीं कर सकते, यूज भी किया है, बस देख सकते कैसे। वो तो वो है ना एपीआई, जिन्होंने ज्यादा डॉलर्स खर्च किए उसका ऑल्टरनेट भी है। अच्छा है वेब सर्च टूल के। अच्छा बस जल्दी से इसको समराइज करते हैं। अच्छा हमने शुरू में लाइन नंबर 28 है, इसमें जो लास्ट में ये -str लास्ट में लिखा आ रहा है, इसका कुछ खास पर्पज है या ये हम जो यूज कर रहे हैं जो @ करके हम ये इस लाइन में देखें आप, तो इसका कुछ हाँ ये क्या कहलाता है, मतलब हम इसे क्यों यूज कर रहे हैं, इसका कुछ खास नाम है, खास पर्पज है, या ये हम फंक्शन में हम इसी तरह से लिखते हैं? अच्छा आपने टाइपस्क्रिप्ट पढ़ी है ना? जी जी। तो उसमें आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो str होता है या फिर हमारे पास नंबर्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं? सही, स्ट्रिंग वगैरह जो होते हैं। इनको क्या कहते हैं? जब हम स्ट्रिंग वगैरह यूज करते हैं तो मतलब हम स्ट्रिंग दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं, हम ये डिफाइन करते हैं ना, तो यहाँ पे भी इसका मकसद यही है। ये डेटा टाइप होती हैं, ठीक है, ऐसे ही है। सही। हाँ, तो पाइथन के अंदर पाइथन का डेटा टाइप को वो करती है, स्ट्रिक्ट है पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स? सही नहीं है ना, पाइथन के अंदर नहीं है। लेकिन क्या हम जैसे कि जावास्क्रिप्ट है ना, आप इस तरह समझ लें, जावास्क्रिप्ट में क्या है कि वो नहीं कर सकती, उसके अंदर टाइपिंग नहीं है, इसलिए तो टाइपस्क्रिप्ट बनाई गई। इसी तरह से पाइथन के अंदर नहीं है, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप मतलब डिफाइन कर दो। अगर नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो मतलब एक्सपर्ट डेवलपर्स होते हैं या फिर बेस्ट प्रैक्टिस हमें जो बताई गई है वो यही होती है कि आप इसको यूज करो, इसके आप रिटर्न टाइप भी बताओ। अगर मैं यहाँ पर ये दोनों चीजें ना डिफाइन करूँ ना यहाँ पर, तो भी कुछ नहीं होने वाला, हमारा एजेंट तब भी काम करेगा, ये दोनों, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसमें बता देते हैं कि यहाँ पर जो है जो भी सिटी आएगी वो किसमें होगी भाई, उसकी जो है वो टाइप होगी str और वो रिटर्न भी क्या करेगा str, बस ये इसका इतना सा काम। सही, ओके। और कोई सवाल? फाइनली चलाकर दिखा दे उसको। इसको मैंने चलाकर दिखा दिया, चाहे मैं दोबारा दे। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन क्या किया था
हमने सवाल ये किया था उससे कि कराची का वेदर बताओ, तो उसने जो है वो हमारे टूल को कॉल किया और यहाँ पे हमें वेदर बता दिया। ठीक है, और हमारा एजेंट, क्योंकि मेन एजेंट ही आंसर करेगा क्योंकि टूल यूज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमने ये डिफाइन कर दिया। अच्छा, यहाँ पर मेरा एक और सवाल है, वो ये है कि अगर जैसे यहाँ पर हमने हैंड्स ऑफ करवाया था, तो मैंने दोनों को एक साथ ही, मतलब यूजर इनपुट में दोनों सवाल ही पूछ लिए थे कि भाई एक वर्ड है, उनको उसको दोनों में ट्रांसलेट करके बताओ। तो उसने क्या किया कि जो पहले लफ्ज आ रहा है उसमें ट्रांसलेट कर दिया, दूसरे को इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर और सवाल हमारा ये भी बता, साथ ही मतलब यूज कर लो तो क्या होगा? क्या सिर्फ टूल कॉल होगा या सिर्फ हैंड्स ऑफ होगा या फिर दोनों होंगे? जी, क्या लगता है आपको? क्वेश्चन रिपीट किया। दोनों सवाल एक ही लाइन में शो हो जाएंगे और उसका जवाब भी एक साथ आ जाएगा। एक मिनट, सवाल मेरा ये था कि जैसे हमने हैंड्स ऑफ किया, ठीक है, उसने क्या देखा यूजर इनपुट में, ये देखा कि जो पहला सवाल है अगर स्पेनिश आ रहा है तो उसने बस उसी को जो है वो हैंड्स ऑफ किया, उसके बाद उसने दूसरे का रिस्पॉन्स नहीं किया, उसको इग्नोर कर दिया, और एसडीके ऐसे ही डिजाइन किया गया है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर दूसरा सवाल ये आता है कि अगर हो सकता है ना मुझे अपने एजेंट के अंदर हैंड्स ऑफ भी करवाना है और टूल कॉल भी करवाना होता है, तो अगर मैं यहाँ पर पहले उसको हैंड्स ऑफ, एक तरह से देखिए ना, यहाँ पे मैं हैंड्स ऑफ कर रही हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको हैंड्स ऑफ कर रही हूँ कि हेलो को जो है वो ट्रांसलेट करो फ्रेंच में। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको एक और प्रॉम्प्ट दे दिया, और वो ये दे दिया मैंने कि मुझे वेदर भी बताओ। तो यहाँ पर क्या होगा? हैंड्स ऑफ होगा या फिर साथ में टूल कॉल भी होगा, या फिर ये जो है सिर्फ हैंड्स ऑफ करेगा, टूल कॉल को इग्नोर कर देगा, क्या होगा? दोनों हो जाएंगे, दोनों काम होने चाहिए हमारे ख्याल में तो। अच्छा, दोनों काम होने चाहिए। फिर इस केस में हमारा बोला कि जो हम उससे पूछेंगे वो वही रिप्लाई करेगा जो पहले क्वेश्चन, तो पहले अगर आप उससे कह रही हैं कि हैंड्स ऑफ करने का, तो फिर वो हैंड्स ऑफ ही करेगा, फिर वो टूल कॉल क्यों करेगा? मेरे ख्याल में फ्रेंच वाला एजेंट जो है वो ही टूल कॉल करेगा और वही आंसर करेगा। अच्छा, ठीक है, सही है। यहाँ पे सबके अलग अलग जवाब है। जो है वो ट्राई एजेंट जो है वो फ्रेंच एजेंट को हैंड्स ऑफ कर चुका है, तो अब वो दोबारा उसके पास नहीं जाएगा, तो इसलिए फ्रेंच वाला एजेंट ही टूल कॉल करेगा। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि जब मतलब मैंने पहले उसको हैंड्स ऑफ करवा दिया, तो हैंड्स ऑफ का मतलब ये होता है कि जब एजेंट मतलब मेन एजेंट अपना काम किसी दूसरे एजेंट को दे रहा होता है, हैंड्स ऑफ कर रहा होता है, तो वो सारी चीजें दे देता है, यानी यहाँ पर वो टूल्स भी उस एजेंट को दे देगा। ऐसा ही है ना? जी, चले हम करवा लेते हैं प्रिंट। क्या हुआ यहाँ पर? दोनों हो गई। बिल्कुल सही है। और यहाँ पे इस केस में हमारा लास्ट एजेंट कौन बना? फ्रेंच एजेंट या फिर ट्राई एजेंट? फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात। जब हमने इसको हैंड ऑफ कर दिया ना, तो ये जो टूल्स है ना, ये टूल्स भी उसी एजेंट के पास चले गए। ठीक है, और फिर यहाँ पर उसने जाके उस टूल को भी कॉल कर लिया। और यहाँ पर अगर आगे मैं यहाँ पर लिख दूं कि इसको अब जो है वो ट्रांसलेट करो तुम स्पेनिश में, तो फिर बताएं क्या होगा? अलग अलग तरीकों से हमें ट्राई करना है। फिर भी फ्रेंच वाला एजेंट ही आंसर करेगा, क्योंकि एक दफा हैंड ऑफ हो चुका है उसको, तो वही आंसर करेगा। वेरी गुड। आप से मैं पीआई हूँ, सिर्फ मुझे ये कहना है कि मुझे आज की बातें तो सारी समझ में आ गई हैं, लेकिन जो पहले क्लासेस हुई है ना, क्योंकि मैंने वो ली नहीं है और कुछ भी कह ले मसरूफियत की वजह से मैंने पढ़ा नहीं है, तो मुझे जो ऊपर आपने कोडिंग लिखी है ना, वो सही से चीजें समझ नहीं आई। आप मुझे या तो रिकमेंड कर दें कि कहाँ आपने समझाई हैं वो वीडियोस, ताकि मैं उसको भी देख लूँ एक बार। जी, आपको हम सेंड कर देंगे लिंक यूट्यूब का, वहां पर है रिकॉर्डिंग। ठीक है, आप YouTube पे जाके मुजफ्फर IT एकेडमी सर्च करिएगा और उसके अंदर सारी वीडियोस क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 जो भी हमारी हुई है वो उसके अंदर मौजूद है। क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता कि जो टर्मिनल पे कमांड्स लिखते हैं वो क्या है, मैं सब कुछ ही पढ़ने वाला है, तो सब कुछ मैंने देखना ही नहीं पूछा। सब डिटेल के अंदर जो कमांड्स हैं सब हमने उसके अंदर बताई की है, आप वो जाके देख लें, आपको समझ में आ जाएगी।
चलें, थैंक यू सो मच। मुझे मैं विवा से रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे व्हाट्सएप पे लिंक सेंड कर दें अगर, तो बहुत मेहरबानी होगी। जी ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अगर और किसी का भी सवाल है तो प्लीज पूछ लें। मैं अगेन कह रही हूँ कि देखें, जो स्मार्ट लोग हैं ऑलरेडी उनको तो वाकई सब कुछ पहले से आता होगा। हमने ये उन लोगों के लिए रखा है जिनको चीजों को समझने में मुश्किल होती है, उनको समझ ही नहीं आता कि हम हैंड ऑफ क्यों कर रहे हैं, टूल कॉल क्यों कर रहे हैं, या फिर कौन से पैरामीटर्स हैं जो उसमें यूज होते हैं, तो ये उनके लिए है। तो अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछें, ना फिर अच्छा, अगर मेरा एक गलती से सवाल आप हैंड रेज करें। जी पूछे पूछे। हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना चाहिए और इंस्ट्रक्शन में क्या लिखना चाहिए, इन दोनों का फर्क? के अंदर हम अपने एजेंट का पर्सोना डिफाइन करते हैं, सही है। हम जो एजेंट हमने बनाया होता है उसका पर्सोना डिफाइन करते हैं। और हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन के अंदर, हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ये जो हमने एजेंट बनाया होता है ये कहीं जाके हैंड ऑफ हो रहा होता है, तो हम हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन के अंदर बताते हैं कि तुम जिसके पास जाओगे उसको भी तो पता चलना चाहिए ना कि तुम। सही हो गया, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे जितने भी सीनियर लोग हैं, जिनको ये कोड आता है, उनके लिए एक छोटा सा टास्क है मेरे पास, जो जब हम कल क्लास कंटिन्यू करेंगे तो उसके अंदर हम पूछेंगे भी सही। अच्छा, जितने भी यहाँ पे सीनियर लोग हैं जिनको तकरीबन थोड़ा सा आता है या कोड ये समझ में आया हुआ है, उनके लिए एक सिंपल सा मेरे पास एक टास्क है। वो ये टास्क है कि आप लोगों ने चेक करना है कि जो हम एजेंट के अंदर नेम डिफाइन करते हैं, इंस्ट्रक्शन डिफाइन करते हैं, नेम की जगह अगर मैं नन पास कर दूं तो क्या मेरा कोड चलेगा, या नेम की जगह मैं एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दूं क्या मेरा कोड चलेगा, या नेम पास ही ना करूं, इंस्ट्रक्शन पास ही ना करूं तो क्या मेरा कोड चलेगा। तो यहाँ पे जितने थोड़े एक्सपर्ट लेवल के लोग हैं जिनको ये कोड समझ में आ गया है, वो इसकी प्रैक्टिस करके आइएगा और कल हमें बताइएगा कि नेम ना पास करने से क्या एजेंट चलता है हमारा, या नेम एम्प्टी स्ट्रिंग पास करने से, नन पास करने से, या कुछ और चीज पास करने से हमारा ये कोड चल रहा है या नहीं चल रहा। ये इनको अच्छा उमर भाई, जब मैंने एक एजेंट बनाया था उसमें मेरे से नेम रह गया था तो एरर आ गया था, तो इसका मतलब है कि ये जो नेम और इंस्ट्रक्शन है ना, नेम की इंस्ट्रक्शन ये तो हमने देने ही देने हैं ना हर हाल में। अगर हम इनको अगर नेम लेंगे तो एरर आएगा ना, उसको पता ही नहीं चलेगा कि किस चीज का ये। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी पहले पूरी बात सुन ले। नेम और इंस्ट्रक्शन जो है ये हमारे पास रिक्वायर्ड पैरामीटर है, देने तो लाजमी है। मैं कह रहा हूँ कि नेम के आगे इस तरीके से नन लिख के देखें, ये नाम हमारा चल रहा है, एजेंट चल रहा है या नहीं चल रहा। उसके बाद एम्प्टी स्ट्रिंग लगा दे, नाम पास नहीं करें, सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दें, और उसके बाद देखिए हमारा कोड चल रहा है या नहीं चल रहा। मेरे कहने का मकसद ये है। तो आप जब इसको ट्राई करेंगे ना, ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद आप जब कोड चलाएंगे तो आपको सारी लॉजिक्स भी क्लियर होती जाएंगी और समझ में भी आता जाएगा। तो कल आप ये करके आइएगा और हमको बताइएगा। क्विज बहुत हार्ड है होने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए तो ये इनको डिफाइन कर रहे हैं ताकि ये सारी चीजें खुद जाके प्रैक्टिस करें। बहुत बहुत शुक्रिया अमर भाई। जी जी बिल्कुल। जी उबैद भाई कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, उनको कह रहे रिकॉर्डिंग कह रहे मिल जाएगी मुजफ्फर आईटी एकेडमी पर। हाँ, तो बस हम जल्दी से उसको समराइज करते हैं। हमने क्या किया आज, हमने एक हैंड ऑफ का देखा, कॉन्सेप्ट देखा, और एक फंक्शन, तो ये मतलब कि टूल का कॉन्सेप्ट देखा छोटा सा। हैंड ऑफ को कोई सिंपल रखते हैं, हैंड ऑफ को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं छोटे से बेस के ऊपर। हैंड ऑफ क्या होता है? एक एजेंट दूसरे एजेंट को टास्क डेलीगेट कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, जिसके अंदर हमने शुरू में ही देख लिया था, जो हमने स्कूल की एग्जाम तकरीबन 70 या 60% तक समझ में आ गया होगा। और जैसे आप कोड की इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कैसे लॉजिक काम कर रही होती है। अच्छा, पावर होती है टूल, एक एक्सटर्नल पावर होती है जो कि हम अपने एजेंट को दे देते हैं और वो उस टूल को यूज करते हुए करंट डेटा निकाल लेता है। अब ये जब हम टूल का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर हम देखेंगे हमारे पास होस्टेड टूल्स भी होते हैं, कस्टम टूल्स भी होते हैं, एजेंट एज अ टूल भी होते हैं। जब हम उसको पूरा पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा रियल टाइम डेटा को एक्सेस करने के लिए हम टूल्स का यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ पे? अच्छा, हमने पहले कहा था कि हम डीप में जाएंगे, तो इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हम उस दिन गए थे तो काफी स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आई थी क्लास, तो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के डीप लेवल से स्टार्ट है। बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग समझ रहे हैं ना कि बस इतना सही है तो ये इतना
सा नहीं है, हैंड्स ऑफ करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, और फंक्शन टूल या फिर टूल कॉलिंग के भी और बहुत सारे तरीके हैं, तो वो आप लोग खुद एक्सप्लोर करने, ठीक है। अच्छा, कोई ये बता सकता है कि पीआईसी में एडमिशन चल रही है अभी इस वक्त? पीआईसी के उनके एडमिशन ऑफिशियल चैनल्स पे आ जाते हैं, आप इंस्टाग्राम फेसबुक देख लें, ऑफिशियल चैनल्स पे आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। तो बस इसके अलावा कुछ करना है हमें विभा या उबैद भाई? आज के लिए इतना काफी है, हो भी गया, 11 भी बज गए। हाँ, तो चलो होपफुल, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। या किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो लास्ट क्वेश्चन कर लें, अदरवाइज हम एंड करते हैं इसका। आप लोगों का बस इतना सा टास्क है, हम लोग ये का जो सेशन रखते हैं आप लोगों के लिए रख रहे हैं, और आप छोटा सा काम ये है कि आप लोगों को जो बताया जा रहा है आप और कोशिश करें कि आप इसको पूरा करें, क्योंकि जब तक आप हैंड्स ऑन नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि कैसे लॉजिक कैसे काम करे। अब हैंड ऑफ समझ में आ गया होगा कि एक एजेंट दूसरे एजेंट को हैंड ऑफ कर रहा है, लेकिन जब तक आप इसकी लॉजिक लिखेंगे नहीं, हमने देखिए स्पेनिश एजेंट हमने ट्रांसलेटर बनाया, आप जो हमने स्कूल की एग्जाम्पल दी थी आप वही बना लें, कोई और बंदा किसी और चीज की एग्जाम्पल ले ले। तो इस तरीके से आप क्या करें, लॉजिक बिल्ड करके जब कोड करेंगे ना तब आपको खुद ब खुद ही समझ में आ जाएगा हैंड ऑफ क्या। जी नाफे भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जो ये फंक्शन टूल है ये आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, ये फंक्शन टूल है। अच्छा, फंक्शन टूल आपको समझ में नहीं आया, तो मैं एक बार दोबारा फंक्शन टूल खोल के थोड़ा सा रिवाइज करा दे इनको समझ में नहीं आई फंक्शन टूल क्या है। फंक्शन टूल का क्या मतलब होता है कि हम अपने एजेंट को एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे होते हैं, क्योंकि हमारा जो एलएलएम है ना उसके पास जो है वो इतनी नॉलेज होती है जितनी इंटरनेट पे अवेलेबल होती है, और वो इंटरनेट पे कौन डालते हैं, वो ह्यूमंस डालते हैं, ठीक है। लेकिन बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं आती। जैसे अभी हम चैट जीपीटी की बात करें तो उसके पास जून 2024 तक की सारी इन्फॉर्मेशन है। हालांकि ओपन एजेंट्स एसडीके वो चैट जीपीटी का ही है एक तरह से, लेकिन चैट जीपीटी को उसके बारे में भी नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद जो है वो 2-4 महीने हो गए, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, ऐसे इसी तरह की जैसे वेदर हो गया, तो अभी बिल्कुल जो करंट वेदर है वो भी एलएलएम को नहीं मालूम होगा, ठीक है। तो वेदर वगैरह या इस तरह की कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम टूल्स यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हमने एक टूल बनाया, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने वेदर का टूल बनाया, और यहाँ पर हमने सिंपल से को स्ट्रिंग रिटर्न करवा दिया। तो जैसे ही हमने ये किया, यहाँ पर सिर्फ हमें @ फंक्शन टूल का डेकोरेटर लगाना पड़ेगा। हमारा नॉर्मल सिंपल सा पाइथन का फंक्शन एक टूल में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमने मेन एजेंट के अंदर जो हमारा ट्राई एजेंट होगा उसके अंदर जाकर हमने गेट वेदर लिख दिया, यानी कि लिस्ट के अंदर हमेशा पास करेंगे, चाहे एक टूल हो या 2 हो, आपको हमेशा उसको लिस्ट के अंदर ही पास करना पड़ेगा। आप विदाउट लिस्ट पास नहीं कर सकते, ठीक है, वरना तो एरर आएगा। तो हमने इसको लिस्ट के अंदर पास कर दिया। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज है, यहाँ पर अभी नीचे मे भी प्रिंट हुआ हो, यहाँ पर ये देखें हमारा अगर टूल्स को प्रिंट भी करवाना चाहे गेट वेदर, हम जो है वो अपने एजेंट्स के अंदर, हम इंस्ट्रक्शंस के अंदर या फिर हैंड्स ऑफ के अंदर डिस्क्रिप्शन हमने प्रोवाइड की है, हमने टूल्स के अंदर नहीं की। देखिए विदाउट डिस्क्रिप्शन भी काम हो रहा है, ठीक है, और काम तो आपका वैसे भी हो जाएगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर चैटजीपीटी से आपने सही से काम करवाना है तो जितना अच्छा आप उसको प्रॉम्प्ट दोगे उतना अच्छा वो रिस्पॉन्स करेगा। यहाँ पर तो सिंपल एक स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है इसलिए वो आंसर कर रहा है, लेकिन मान लें अगर कोई जो है वो कॉम्प्लेक्स लॉजिक है आपके पास, तो आपको यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिस है कि आपको यहाँ पर लिखनी चाहिए इसकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। क्योंकि अभी हमने नीचे देखा ना कि यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन क्या जा रही है, एम्प्टी स्ट्रिंग, कुछ भी नहीं जा रहा, क्योंकि हमने कोई डिस्क्रिप्शन पास ही नहीं की। अब यहाँ पर देखें आप पाइडॉक्स के अंदर, मतलब कि ये 3 जो हम लगाते हैं, इस तरह का जो फॉर्मेट होता है पाइथन का होता है ना, तो इसको पाइडॉक्स बोलते हैं और डॉग स्ट्रिंग भी बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा एलएलएम खुद ही इसको क्या कंसीडर करेगा। देखिए मैंने कहीं भी यहाँ पर लफ्ज डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा, लेकिन हमारा एलएलएम खुद से इसको डिस्क्रिप्शन ही कंसीडर करेगा, ठीक है। मैंने इसको प्रिंट कैसे करवाया, मैंने इसको एजेंट का नाम लिखा, सही है, ट्राई एजेंट है, और उसके अंदर मैंने बोला टूल्स, कि मतलब कौन कौन से टूल्स यूज हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर देखें अभी
तो ये डिस्क्रिप्शन एम्प्टी है, स्ट्रिंग है। अब अगर हम इसको प्रिंट करवाएं, a function that returns the weather in a given city। ठीक है, डिस्क्रिप्शन एलएलएम ने खुद ही लिया, हालांकि मैंने यहाँ पर कहीं भी डिस्क्रिप्शन का वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन वो इसको डिस्क्रिप्शन ही कंसीडर करता है। तो जिस तरह आप अपने एजेंट के अंदर डिस्क्रिप्शन या इंस्ट्रक्शन देके उसको बता सकते हैं ना, इसी तरह से आप अपने एलएलएम को समझाने के लिए कि मेरा जो टूल है वो क्या करेगा, आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी पास कर सकते हैं। ठीक है, बस आई थिंक एंड करना चाहिए। ये आज के लिए काफी है। ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें थी और बहुत सिंपल चीजें थी, इससे भी कई ज्यादा चीजें हैं जो कि अभी हम नहीं करवा रहे। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं करवाऊँ, लेकिन वही बात कि बहुत सारे बिगिनर्स लोग हैं और उन्हीं के लिए ये सेशन भी रखा है हमने। तो ये आप लोग का अब काम है कि आप लोग इसको एक्सप्लोर करो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग तो शुरू में ही थोड़ा डीप में चले गए थे, लेकिन उससे ये हो रहा था कि जो बिगनर स्टूडेंट थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने क्या करना है, अभी डेप्थ में जाएंगे, ऐसा नहीं कि डेप्थ में नहीं जाएंगे। हमारे सेशन का मकसद ये है कि हम डेप्थ में जाएं और कोड को एनालाइज कर सकें। और लेकिन हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, पहले स्टार्ट लेंगे, सही है, उसके बाद आगे जाके हम डेप्थ में भी जाएंगे। जब बड़े कॉन्सेप्ट हमारे पास आना शुरू होंगे तो हम डेप्थ में भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। आज हमने हैंड ऑफ देखा और टूल का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा। इंशाल्लाह कल जो सेशन रखेंगे उसके अंदर हम टूल को और ज्यादा डेप्थ में देखेंगे कि टूल किस तरीके से यूज किया जा सकता है। तो एंड करते हैं वैद भाई। ठीक है, अल्लाह हाफिज।